हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 मई से 7 मई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। ये वीकली करंट अफेयर है, तो वीकली करंट अफेयर में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस को जानेंगे, बहुत ही अच्छे से रिविजन करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इमेजेस भी ऐड की गई हैं और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका रिवीजन कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अप्रैल महीने की ई बुक आ चुकी है। जिन लोगों ने नहीं लिया है जाकर के इसे ले सकते हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसमें हर एक चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करके बताया गया है। साथ ही साथ एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। यूपी लेखपाल बैच पर आपको 749 नहीं पे करना है, आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 374 आपको सिर्फ पे करना है और पूरा का पूरा लेखपाल बैच आपका हो जाएगा। इस कोर्स में दोस्तों खास बात यह है कि हर एक चैप्टर को डिटेल्स के साथ पढ़ाया गया है। साथ ही साथ हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट वीडियो भी दिया गया है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को याद कर पाओ और तैयार कर पाओ। ग्रामीण परिवेश का अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो चलिए बिना देर करते हुए ज़्यादा आप शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अच्छा, एक चीज़ और कीजिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए। आप लोग खुद से, क्योंकि आपने डेली करंट अफेयर देख रखी है, तो आप लोग खुद से भी अपना एक कैलकुलेशन करते रहिए, अपना टेस्ट के रूप में देते रहिए। कैलकुलेट करके आप लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। मतलब मैं तो आंसर आपको बता ही रहा हूँ, इसके अलावा आप उससे पहले भी खुद से आंसर करके देखेंगे, ठीक है ना। और एंड में अपना स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये शुरू किया हुआ है। ये भारत का पहला राज्य बन गया है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च करने वाला। इसके तहत दोस्तों ये माइग्रेशन ट्रैकिंग वेबसाइट के ज़रिए जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनको ट्रैक कर सकेगा, वो कहाँ पर रहते हैं, किस उम्र के हैं, क्या काम करते हैं, सारा कुछ डिटेल्स इनके पास होगी वेबसाइट के माध्यम से। तो महाराष्ट्र बन गया है पहला राज्य। अगला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सांबा जिला जो है, सांबा जिला कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर का सांबा जिला ये 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बन गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम लोग PMJ योजना कहते हैं, PMJAY योजना फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है और इसे जनरली आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिटेल्स पहले जान लीजिए। ये शुरू हुई थी सितंबर को, 25 सितंबर 2018 को ये शुरू हुई थी योजना, ठीक है ना। योजना कब शुरुआत हुई ये भी पूछा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, दुनिया की। ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, ये पॉइंट डायरेक्ट एज इट इज़ पूछा जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है ना, स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्यों है? देखिए, ये इस योजना के तहत क्या होता है, 5 साल तक दोस्तों, 5 साल तक 5 लाख रुपए तक, 5 साल तक 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराया जाता है जिनका स्मार्ट कार्ड बना होता है, आयुष्मान भारत कार्ड बना होता है उनका, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिला जो है 100% घरों को कवर अप किया है इसके तहत, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे डिटेल्स लिखा गया है वही। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पेरू की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में आर्देशिर बी.के. दुबास को, किसे? आर्देशिर बी.के. दुबास को, यहाँ पर आपको इमेज में देख रहे हैं, इनको दोस्तों मेरिट इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ पेरू जॉर्जियोज पेज सोल्डर नाम का एक पुरस्कार दिया गया है। ये पेरू की लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो इस पुरस्कार का पूरा नाम यही है, ऑर्डर ऑफ मेरिट है, ठीक है। वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार है। ये आर पोलो ने दिया है, जो कि वर्तमान में भारत में पेरू के राजदूत हैं, एम्बेसडर जिसे कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च किया है बॉब वर्ड गोल्ड। बॉब का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, वर्ड गोल्ड, ठीक है ना। तो बॉब वर्ड गोल्ड लॉन्च किया है। इसको इसलिए लॉन्च किया गया है, ये एक प्रकार सा समझ लो डिजिटल ऐप ही है, और ये इसलिए बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसमें एल्गोरिदम जो है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।
बड़े बड़े अक्षर में है, यानी फंड साइज़ भी बड़ा है, जिससे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। जो ज़रूरी है केवल वही फीचर्स के साथ, ठीक है ना। एक होता है मेन ऐप किसी भी बैंक का, जिसमें सारी सुविधाएँ होती हैं, हर एक फीचर्स होते हैं, तो वो तो जनरली आम इंसान के लिए होता है, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए सिंप्लीफाइड तरीके से बड़े बड़े फंड में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका फीचर दे करके ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अगर बात करेंगे, 1908 में स्थापना हुई थी, बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। संजीव चड्ढा जी इसके CEO हैं, और इस बैंक में ही तो दोस्तों देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था। देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था, ठीक है ना, विजया बैंक का विलय हुआ था। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किस वर्ष हुआ था ये विलय, किस वर्ष विलय किया गया था ये, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। चल अगला, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेबर डे। ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। ILO के द्वारा मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। दुनिया भर के श्रमिकों को, उनके योगदान को, उनके बलिदान को याद करते हुए उनको इज्जत सम्मान देने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1923 से इसकी शुरुआत हुई थी। ILO के बारे में बात करें अगर, तो 1919 में इसका स्थापना हुआ था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और गिलबर्टो हैंगबो ये नए अध्यक्ष बने हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कौन थे इससे पहले? गाय राइडर, उनकी जगह पर अब आए हैं गिलबर्टो हैंगबो। अगला, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किससे समझौता किया? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए अभी हाल ही में OneWeb के साथ समझौता किया है। ये अब OneWeb के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। OneWeb जो है दोस्तों बेसिकली लंदन बेस्ड एक कंपनी है, स्पेस कंपनी है, ठीक है ना, स्पेस एजेंसी है OneWeb। और OneWeb जो है प्राइवेट है, और इसका एक मिशन चल रहा है। इस मिशन के तहत ये क्या कर रहा है कि दुनिया भर में इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए सैटेलाइट का जाल बिछाना चाहता है। तो अब यहाँ पर हुआ ये था कि इसने सोयूज के साथ समझौता कर रखा था, सोयूज के साथ। तो सोयूज जो है ये रॉकेट सिस्टम है रसिया का, किसका? रसिया का। लेकिन चूंकि ये लंदन बेस्ड कंपनी है, तो ब्रिटेन जो है ये रसिया के खिलाफ चल रहा है इस टाइम पर, तो विरोध जब भाई देश करेगा तो फिर कंपनियों को भी करना पड़ेगा। इस वजह से ये डील हो गई कैंसिल सोयूज से। तो अब ये ढूंढ रहा है कोई ऐसी स्पेस एजेंसी जिसके साथ ये लॉन्च कर सके। स्पेस एक्स के साथ भी अभी कुछ खबरें आई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो अब यहाँ पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये लॉन्च कर रहा है। इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत की दोस्तों प्राइवेट एजेंसी है, और स्पेस में प्राइवेट एजेंसी अगर बढ़ोतरी हो रही है इंडिया की तो अच्छी ही बात है, ठीक। 648 टोटल लॉन्च कर रहा है, 428 को अभी लॉन्च किया जाना है। OneWeb के CEO हैं नील मास्टरसन, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं राधाकृष्णन दुर्राजी। अगला, हाल ही में किस अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल का जूरी मेंबर बनाया गया? तो दोस्तों दीपिका पादुकोण को बनाया गया है 75th कांस फिल्म फेस्टिवल का जूरी मेंबर, जूरी सदस्य बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। अच्छा, कांस फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों जो कि 17 मई से 28 मई तक आयोजित होगा, इसमें इंडिया को ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर का भी अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर इस बार कौन चुना जाएगा? भारत। ये भी बड़ी बात है, इसको आपको याद रखना है। फिलहाल दीपिका पादुकोण के बारे में बात करें तो ये पहली नहीं है, इनसे पहले भी बहुत सारी भारतीय अभिनेत्री जैसे ऐश्वर्या राय, नंदिता दास, शर्मिला टैगोर, विद्या बालन, ये सभी भी बन चुकी हैं जूरी मेंबर, ठीक है। और भारत की मृणाल सेन जो हैं ये सबसे पहली बार बनी थी 1982 में कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर। अगला, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कि तीसरे पायदान पर रही PV सिंधु, भारत की स्टार शटलर। इनका ये दूसरा कांस्य पदक है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ये आयोजित हुआ था मनीला फिलीपींस में, और अकाने यामागुची से ये हार गई सेमीफाइनल में। PV सिंधु की और अचीवमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है। 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन भी रह चुकी हैं। 2019 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीती हुई, ठीक है। अभी हाल ही में स्विस ओपन ये जीती हुई हैं। इसके अलावा हैदराबाद से ये बिलोंग करती हैं, ओके। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तैराकी में 7 स्वर्ण जीता है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दोस्तों तैराकी में 7 गोल्ड जीता है शिव श्रीधर ने। शिव श्रीधर ये तैराक हैं,
और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो इस बार कर्नाटक में हो रहा था, बेंगलुरु में, तो वहाँ पर इन्होंने 7 गोल्ड जीते। अच्छा, 7 गोल्ड के साथ इन्होंने 2 बार सिल्वर भी जीता है, तो 7-2 9 अवार्ड तो इसने अकेले ही जीत लिया। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी से हैं जैन यूनिवर्सिटी की ये स्टूडेंट हैं, और जैन यूनिवर्सिटी ही टॉप की हुई है। सबसे ज़्यादा मेडल इसी को आए हैं, कारण यही थे, शिव श्रीधर ही। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ, दूसरा संस्करण था, याद रखिएगा। पहला वाला संस्करण भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, दूसरा संस्करण अभी बेंगलुरु में हुआ। तो जैन यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। अगला, हाल ही में कहाँ के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुरले मार्क्स साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो ये है दोस्तों ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये स्थित है। और लैंडस्केप गार्डन जो है सिटियो बुरले मार्क्स की याद में ये बनवाया गया था। उन्हीं का घर हुआ करता था बुरले मार्क्स का, जो कि महान आर्किटेक्ट थे। तो उन्हीं के घर को आगे चल करके एक पार्क के रूप में डिज़ाइन कर दिया गया और पार्क के रूप में रख दिया गया पर्यटकों के लिए। तो यहाँ पर 3500 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ हैं जो अभी लगाई गई हैं। ये बुरले मार्क्स जो थे ये भी पौधों की प्रजातियों को वहाँ पर लगा रखे थे, और काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियों को रखा करते थे। तो फिलहाल अब इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गई हैं। भारत में अगर बात करें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या कितनी है, तो 40 है। यूनेस्को के बारे में अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है बड़ा, तो हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। अगला, हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया? तो ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है दोस्तों अभी हाल ही में ICICI बैंक ने। ICICI बैंक का जो इंस्टा बिज चल रहा है, जो प्लेटफॉर्म है, उसी के थ्रू इसने MSME को लोन देने के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इस कैंपेन के तहत इस ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम, तो अब इसके तहत दोस्तों MSMEs को हर प्रकार के, चाहे उनका अकाउंट इसमें हो या ना हो, यानी ओपन फॉर ऑल सभी के लिए ये ऐसा एक तंत्र बनाया गया है, ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है जहाँ पर ये लोग जा करके अपना लोन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है ना, MSME को लोन देने के लिए ये शुरू किया गया है। ICICI बैंक के बारे में बात करेंगे तो 1994 में स्थापित हुआ था, बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO हैं संदीप बख्शी। अगला है, हाल ही में किसने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 शुरू किया? तो सेमिकॉन इंडिया समिट 2022 दोस्तों शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन हुआ। ये 29 अप्रैल से 1 मई तक चला, बेंगलुरु में ये आयोजित हुआ सेमिकॉन इंडिया। इस समिट का उद्देश्य था दुनिया भर में सेमीकंडक्टर हब इंडिया बने। ठीक है, इंडिया को कैसे सेमीकंडक्टर हब बनाया जा सके, चिप डिज़ाइनिंग को कैसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, भारत के ऐसे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कैसे ज़्यादा डेवलप किया जा सके, तो इसके लिए ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, अगला, हाल ही में भारतीय सेना का सह सेना प्रमुख किसे बनाया गया? तो भारतीय सेना के सह सेना प्रमुख बने हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू इससे पहले DGMO भी रह चुके हैं, तो इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजे जा चुके हैं। अच्छा, BS राजू तो सहसेना प्रमुख बने हुए हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अभी हाल फिलहाल में थल सेना अध्यक्ष बने हैं। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस यूरोपीय देश के दौरा किया? तो दोस्तों अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, इन 3 देशों की यात्रा करी हुई है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूरोपीय कंट्रीज़ को अपनी तरफ लाने और उनको व्यापार से जोड़ने के लिए ये गए हुए थे। काफ़ी अहम ये दौरा था प्राइम मिनिस्टर का। तो यहाँ पर ये सबसे पहले गए जर्मनी, बर्लिन जर्मनी, फिर कोपेनहेगन गए और उसके बाद पेरिस फ्रांस गए। यहाँ पर इन्होंने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करी। अगला, सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार नियुक्त किया? तो दोस्तों तरुण कपूर जी बन गए हैं PM मोदी के नए सलाहकार, नए एडवाइज़र। तरुण कपूर यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। 2021 में पेट्रोलियम सचिव के रूप में ये रिटायर हुए थे और अभी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ओके, अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 3 मई को। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मनाया जाता है 3 मई को। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आई थी, जिस पर अभी हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति अब बहुत ज़्यादा गिर गई है, 8 पोजीशन और नुकसान हुआ, 150वें स्थान पर इंडिया पहुंच गया है। पिछली बार 142वें स्थान पर इंडिया था, इस बार 150वें इंडेक्स पर है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बैच के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। और इस बैच में जो भी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहते हो 100% स्कोर करना जीएस सेक्शन में, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। खास तौर से ये जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए लॉन्च किया गया है ये बैच। यानी ये जो 50 नंबर का आपका 50 क्वेश्चन का जो आपका पोर्शन होगा, इसको ये कोर्स पूरी तरीके से आपका फुलफिल कराएगा। तो अभी के लिए इस पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। आप जाइए ऐप पर, वहाँ पर देखेंगे तो कूपन कोड वगैरह आपको मिल जाएगा, कितना डिस्काउंट है ये भी मिल जाएगा आपको। ये कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, सबसे बेस्ट कोर्स है अभी तक का। और इस कोर्स को बहुत सारे बच्चों ने लिया भी है और बहुत सारे बच्चे इस पर मतलब संतुष्ट भी हैं इस कोर्स से। समय बहुत कम बचा है इसमें, इस हिसाब से डिज़ाइन ही किया गया था ये कोर्स, जिससे कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तैयार कराया जा सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, तो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जाइए। एमजेटी ऐप पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दुनिया भर में दोस्तों प्रेस की फ्रीडम के लिए, यानी जो पत्रकारिता होती है उनकी स्वतंत्रता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला, हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक कौन बना? तो वो बैंक बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है दोस्तों, जो लाइव हो चुका है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो 1919 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सीईओ हैं राज किरण रॉय जी। अभी 1 अप्रैल 2020 को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में विलय हुआ था। जब 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था, उनमें से एक बैंक ये भी था, इनमें भी ये 2 बैंक के जाकर के मिल गई। अगला, हाल ही में जारी ओएजी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन बना? तो ओएजी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें ये बताया है कि दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। फर्स्ट पोजीशन पर दोस्तों अटलांटा है। अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका का जो कि है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ये फर्स्ट पर है, अभी भी फर्स्ट पर है, 2019 में भी फर्स्ट पर बना था। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत लंबी छलांग लगाया है, 2019 में 23वें स्थान पर था, इस बार ये सेकंड पोजीशन पर आ गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे स्थान पर है और वहीं लंदन का हेथ्रो एयरपोर्ट ये चौथे पर है। ओके, अगला, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो वो बन गई हैं हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं दोस्तों। ये वेट लिफ्टिंग में अभी हाल ही में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित कराया गया जूनियर्स का वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो जूनियर्स का ये IWF चैंपियनशिप था, इसमें इन्होंने जीत लिया है विश्व चैंपियनशिप, गोल्ड जीता है इन्होंने। गोल्ड जो जीता वही मतलब विश्व चैंपियन हुआ। तो वर्ल्ड चैंपियन ये हो चुकी हैं। हेराक्लियोन ग्रीस में आयोजित किया गया था। 45 किलोग्राम की कैटेगरी में 153 किलोग्राम का टोटल भार उठा करके हर्षदा शरद गरुड़ ने इतिहास रच दिया है, पहली भारतीय बन गई हैं। अगला, किस कंपनी ने देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च किया? तो दोस्तों LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अब तक का सबसे बड़ा IPO अपना लॉन्च किया हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो भी दी हुई है, फिर भी यहाँ पर भी मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बताऊँगा आपको। देखिए, इस IPO के जरिए 3.5% हिस्सेदारी अपना बेच रहा है LIC। ये IPO 4 मई को खुला और 9 मई तक चलेगा, यानी आज तक रहेगा। इसके जरिए LIC जो है 21,000 करोड़ इकट्ठा करना चाह रही थी और ऑब्वियस सी बात है इकट्ठा भी हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर इंटरेस्ट दिखाए और ज़बरदस्त रहा इसका IPO। ठीक है, अभी तक का सबसे बड़ा था पेटीएम का 18,600 करोड़ के आसपास का, लेकिन अब उससे भी बड़ा ये हुआ 21,000 करोड़ रुपए का LIC का IPO, सबसे बड़ा अभी तक का। ठीक है, तो 21,000 करोड़ का LIC का IPO अब समाप्त होने वाला है, समझो 4 मई से 9 मई तक ही था, आज ही खत्म हो जाएगा। इसके तहत 22,000 करोड़ के आसपास में शेयर बेचे गए हैं। ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे तो 1956 में स्थापना हुई थी। लगभग 245 इंश्योरेंस कंपनियों को मिला करके LIC बनाया गया था। अभी तक 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास थी, लेकिन अब 3.5 हिस्सेदारी % बेची जा रही है। मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं MR कुमार। अगला, जुलाई 2022 में अमेजन का नया CEO किसे नियुक्त किया जाएगा?
तो जुलाई 2022 में फाइनली दोस्तों एंडी जैसी बन जाएंगे नए सीईओ अमेज़न के। बहुत दिनों से ये चर्चे चल ही रहे हैं, एंडी जैसी को सीईओ का पद दिया जाना है, ठीक है ना। लेकिन तभी बताया गया था कि अभी नहीं, अभी ये केवल नियुक्ति हुई है, अभी ये पद नहीं ग्रहण किए हैं। पद ग्रहण करेंगे जुलाई 2022 में। एंडी जैसी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, न्यू सीईओ ऑफ अमेज़न, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्स, सबसे बड़ी नहीं कहेंगे, इसमें वॉलमार्ट हो चुकी है, लेकिन अमेज़न जो कंपनी है काफ़ी बड़ी है। जेफ बेजोस जो कि पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, लेकिन अभी दूसरे स्थान पर हैं। 1994 में इन्होंने स्थापना करी हुई थी और अब सीईओ का पद एंडी जैसी को दे रहे हैं। अगला, हाल ही में 35वां स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता? तो 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीत लिया है दोस्तों रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड एक फुटबॉल क्लब है और ये चैंपियन बन चुकी है 2021-22 का 35वें स्पेनिश लीग खिताब का। इसने दोस्तों अभी एस्पेनियोल को 4-0 से हरा दिया है और 55वां स्पेनिश लीग का खिताब जीता है। मैड्रिड का अगर बात करें 3 सीजन में दूसरा लीग खिताब और पिछले 6 सालों में तीसरा ये खिताब था। अभी यूरो कप हुआ था, वो भी फुटबॉल से संबंधित है, उसको इटली ने जीता था। कोपा अमेरिका कप हुआ था, वो भी फुटबॉल से है संबंधित, उसको अर्जेंटीना ने जीता था। अगला, हाल ही में राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन अब जाना जाएगा दोस्तों महेश नगर हॉल्ट के नाम से। महेश नगर हॉल्ट इसका नया नाम कर दिया गया है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का। इससे पहले महेश नगर गांव का नाम बदला गया था। महेश नगर एक एरिया है दोस्तों, वहाँ का नाम बदला गया था पहले, लेकिन जो स्टेशन था वहाँ का अभी भी मियाँ का बाड़ा नाम से ही था, लेकिन अब उसका भी नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। क्लियर? हाल फिलहाल में कौन कौन से नाम बदले गए हैं? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के संतरे का नाम बदलकर सतपुड़ा संतरा किया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा जी के नाम पर रख दिया गया है, जो कि पूर्व CM रहे। टाटा स्काई का नाम टाटा प्ले किया गया। ट्रेन गार्ड का नाम ट्रेन मैनेजर किया गया। अगला, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? इसको जीत लिया है रॉनी ओसुलिवान ने। रॉनी ओसुलिवान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली हुई है। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और फाइनल में अपने ही देश के जूड ट्रम्प को इन्होंने हरा दिया है। इनका दोस्तों 7वां विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का ही खिताब है। इतिहास में सबसे ज़्यादा उम्र के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं ये चैंपियनशिप जीतने वाले। 46 की उम्र में इन्होंने जीता हुआ है। ओके, अगला, किस राज्य में देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों बिहार में देश का पहला अनाज बेस्ड एथेनॉल संयंत्र का अभी उद्घाटन किया गया। नीतीश कुमार जी जो कि यहाँ के CM हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई। 105 करोड़ रुपए की लागत आई। बिहार के पूर्णिया जिले में यह स्थापित किया गया है। ओके, इसमें गन्ना, सीरा, मक्का, टूटे चावल इन सब का यूज़ करके हर साल 35 करोड़ लीटर ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, इथेनॉल का ईंधन उत्पादन किया जाएगा। अगला, दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा किस देश में बनकर तैयार हुई? तो दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा दोस्तों अभी ब्राज़ील में बनकर के तैयार हुई। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, यहीं पर इससे पहले वाली भी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा थी और अभी फिर से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यहीं पर बनाई गई है। ये थोड़ा सा और बड़ी है, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं 5 मीटर और ऊंची है। ठीक है, ये वाली 141 फीट है, 43 मीटर कह सकते हैं जिसे। इससे पहले जो थी वो 38 मीटर थी। इससे पहले वाली थी क्रिस्ट द रिडीमर। क्रिस्ट द रिडीमर अब तक दुनिया की सबसे ऊंची जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा थी, लेकिन अभी क्राइस्ट द प्रोटेक्टर हुआ है। नाम याद रखिएगा, क्राइस्ट द प्रोटेक्टर, ये नई दुनिया की सबसे ऊंची क्राइस्ट की प्रतिमा है। ब्राज़ील में यह स्थापित करी गई है। अगला, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के पैतृक गांव में स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में एक स्टेडियम, एक एथलेटिक्स का स्टेडियम बनवाने की घोषणा करी हुई है। नीरज चोपड़ा आप जानते हो एथलेटिक्स में भारत को इकलौता गोल्ड दिलाए हुए हैं ओलंपिक में। अभी तक के इतिहास में भारत कभी एथलेटिक्स में गोल्ड पाया नहीं, गोल्ड क्या कोई मेडल नहीं पाया था, इन्होंने गोल्ड से ही शुरुआत कर रखी। तो यहाँ पर इनके पैतृक गांव में 10 करोड़ रुपए की लागत का एक बनवाया जा रहा है स्टेडियम। ओके, अगला, हाल ही में वेस्ट बंगाल ने आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का ब्रिज बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वेस्ट बंगाल ने दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया हुआ है, जिससे फ्लिपकार्ट जो है ये वहाँ पर कौशल विकास को बढ़ावा दे सके, वहाँ के स्किल्स को बढ़ावा दे सके, वहाँ पर जो स्किल सप्लाई चेन है ऑपरेटर्स का वो बढ़ाया जा सके, युवाओं को उद्योग प्रशिक्षण दे सके, ट्रेनिंग दे सके, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे सके।
तो इसके लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है वेस्ट बंगाल ने। फ्लिपकार्ट के बारे में अगर बात करेंगे 2007 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, कल्याण कृष्णमूर्ति जी इसके CEO हैं और प्रशांत झावेरी को अभी फ्लिपकार्ट हेल्थ का CEO बनाया गया था, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, याद रखिएगा ये भी। अगला, किस कंपनी द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया जाएगा? तो दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया गया है। हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत है ये, और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनकर तैयार हुआ है। ओके, अच्छा अभी देखिए इसका मतलब पूरी तरीके से लॉन्च तो नहीं हुआ है, लेकिन बन रहा है, लगभग बनकर तैयार हो गया है। सर्बानंद सोनोवाल जी जो कि केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है। कोच्चि में ही दोस्तों देश का पहला वाटर मेट्रो भी चलाया गया है। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है ना। तो ये तो थे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चंस इस वीक से, 1 मई से लेकर के 7 मई तक की। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और यूजफुल भी साबित होगी। अगर आप इसकी क्विज सॉल्व करना चाहते हो तो आपको जाना है MZT ऐप पर और यहाँ पर फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के वीकली करंट अफेयर में जाना है और पा जाना है ये क्विज। फ्री में क्विज सॉल्व कीजिए। इसके अलावा भी मंथली क्विज हैं, डेली क्विज है, वो सब भी आप सॉल्व किया कीजिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी गई रहती है। इसके अलावा अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो आप NTPC CBT 2 का बैच ले सकते हो। लेखपाल का एग्जाम आया हुआ है, यूपी लेखपाल बैच ले सकते हो। अगर आप चाहते हो केवल ग्रामीण परिवेश आप पढ़ो, ग्रामीण परिवेश में आपको दिक्कत है तो केवल ग्रामीण परिवेश भी आप ले सकते हो। तो चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।